नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या सरकार बनी है, बेचारे मोदी जी परेशान हैं। एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। बिहार के राजपूत रूठे हुए हैं तो एक मंत्री कह रहे हैं कि मुझे मंत्री पद ही नहीं चाहिए। अजीत पवार रूठे हुए हैं, प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं मेरी बेइज्जती हो गई। बहुत कठिन है डगर पनघट की। स्पीकर तय नहीं हो पा रहा, मंत्रियों के विभाग का बंटवारा करने में पसीने आ गए। करेंगे तो करेंगे क्या मोदी जी। और जाहिर है कि इस बार की जो परेशानियां हैं वो बहुत ज़्यादा है। जाने माने पत्रकार हैं अभय द्विवेदी, मैं उनके साथ शो करता हूं, आप देखते हैं एबीपी चैनल में, आप उनको रोज देखते ही हैं। तमाम बड़े टीवी चैनल्स में और शो में आते रहते हैं, कई किताबें लिखी हैं। आज मैंने उनसे पूछा कि क्या मोदी जी के लिए इतना आसान होगा सरकार चला पाना। यूपी में योगी आदित्यनाथ अमित शाह के घर फूल लेके गए, जबकि बीच में दोनों के बीच संवादहीनता थी। जाहिर है भाजपा का जितना बुरी तरह से राज्यों में क्षरण हुआ है, वोट प्रतिशत कम आया, उससे बीजेपी परेशान है, पसीने पसीने हैं। तो क्या मोदी जी अब कोई रास्ता निकाल पाएंगे। हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव होने हैं और जो हालात है उसमें सरकार जीतती हुई, सरकार बनाती हुई भाजपा नजर नहीं आ रही। चलते हैं अभय दुबे जी के पास, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को नीचे ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी राय से अवगत कराइएगा। चलिए अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय जी आपका। ये वाली जो मोदी सरकार है, शुरुआत से ही बहुत कमजोर सरकार दिख रही है। जंबो मंत्रिमंडल बना, मंत्रिमंडल के बाद अलग अलग खबरें आई। बिहार में राजपूत समाज नाराज है, महाराष्ट्र में अजीत पवार नाराज हैं, उत्तर प्रदेश बहुत उलझा हुआ है। इन तमाम अंतर विरोधों के बीच में टीडीपी और नीतीश बाबू क्या कर गुजरेंगे ये भी तय नहीं है। संघ अलग नाराज बताया जाता है। आप क्या मानेंगे कि ये सरकार जो है, शुरुआत में ही विभाग का बंटवारा तुरंत हो जाता था, वो नहीं हो पा रहा। स्पीकर पद को लेके कंफ्यूजन, क्या लग रहा है ये मोदी जी के लिए बड़ा सहज होगा इस बार सब कुछ चला पाना। देखिए, मोदी जी तो बहुत परेशान हैं, बहुत ही विचलित हैं। और उनकी ये परेशानी और विचलित होना तभी तो शुरू हो गई थी और उन्होंने पहली बार कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा था। तो पूरे चुनाव में विचलित रहे और अब उस घोषणा पत्र के ही परिणाम स्वरूप इनकी ये हालत हुई है। सीटें 63 सीटें कम हो गई हैं। तो अब उनके विचलित होने का ये दूसरा दौर चल रहा है। और इस दौर की ये सबसे बड़ी विशेषता है, ये 2 बातें तो आपने बताई, ये तो सब हैं ही, लगातार ये कायम रहेंगी, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी मोदी जी की समस्या ये है कि उन्हें नहीं पता है कि वो क्यों चुनाव हारे। अभी तक उन्होंने ये पता लगाने की कोई कोशिश भी नहीं की है। अभी तक वो इसी उधेड़-बुन में रहे हैं कि भाजपा के अंदर से हमारा कोई विरोध ना हो जाए, टीडीपी हमें पीछे धोबी पाट का दांव ना मार दे, नीतीश कुमार हमारी पीठ में छुरी ना भोंक दें या सीने में छुरा ना भोंक दें। वो लगातार इसी उधेड़-बुन में रहे हैं। तो अभी तक उन्होंने सरकार बना ली। अभी उन्होंने ये हार क्यों हुई, इसके बारे में उन्होंने पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की। मुझे लगता नहीं कि उनकी प्राथमिकताओं में इस हार का पता लगाना है भी। अगर उन्हें इसका ज़रा भी इम्कान होता, ज़रा भी ख्याल होता कि ये पराजय क्यों हुई, तो वो ऐसा मंत्रिमंडल नहीं बनाते जैसा उन्होंने बनाया। अब मैं एक-एक करके बताता हूँ आपको। दिल्ली से उन्होंने हर्ष मल्होत्रा को मंत्री बनाया है। हर्ष मल्होत्रा पहली बार चुनाव जीते हैं और दिल्ली की जो परंपरागत शरणार्थी पंजाबी खत्री आबादी है, उस आबादी के सदस्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पिछले 6 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। 6 विधानसभा चुनाव अचानक लगातार हार रही है। पिछले 30 साल से भाजपा लगातार चुनाव हार रही है। 3 चुनाव शीला दीक्षित ने हराए थे, 3 चुनाव अरविंद केजरीवाल ने हराए। हर्ष मल्होत्रा को मंत्री बनाने से ये भी साफ दिख गया है कि अब वो 7वां चुनाव भी हारने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पिछले 25-30 साल के अंदर दिल्ली की जो डेमोग्राफिक कंडीशन है, यानी जनसंख्या मूलक विन्यास है, पूरी तरीके से बदल गया है। दिल्ली पर अब बिहार और यूपी के लोगों का कब्जा है। वो लोग जो चाहते हैं वो चुनाव में जीतता है और वो लोग भाजपा को नहीं जिताना चाहते। अगर भाजपा को थोड़ी भी समझ होती तो वो मनोज तिवारी को मंत्री बनाते। मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार एमपी हुए हैं, एक बार भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और एक बार उनके नेतृत्व में भाजपा एमसीडी का चुनाव भी जीत चुकी है। उनकी निजी छवि जो भी हो, जो आपके पास नेता उपलब्ध हैं, उनमें सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति मनोज तिवारी ही थे। अगर मनोज तिवारी को आप नहीं बनाना चाहते थे, पहले आजमा चुके हैं, वो फ्लॉप हो गए थे,
तो आप किसी और व्यक्ति को लेके आते और आप पूर्वांचल से जुड़े हुए लोगों को अपील करने के लिए आप किसी को नेता बनाते, अध्यक्ष बनाते, मंत्री बनाते, जो भी करते। हर्ष मल्होत्रा को मंत्री बनाने का मतलब यह है कि दिल्ली की जो पंजाबी खत्री लॉबी है, जिसके ऊपर भाजपा का नेतृत्व उसकी मुट्ठी में है, आप अभी तक उसी की मुट्ठी में भाजपा का नेतृत्व रखना चाहते हैं। नंबर 1 बात। अब आइए नंबर 2 बात पे। भाजपा को सबसे बड़ा हिट कौन सा लगा है पूरे चुनाव में? दलितों ने वोट नहीं दिया, कहीं नहीं दिया दलितों ने वोट। भाजपा की अभी तक समझ में नहीं आई है कि दलितों ने वोट नहीं दिया है, तो हमें इसको कोई मैसेज हमें देना चाहिए। वो चाहते दिल्ली से इसकी शुरुआत कर सकते थे मैसेज देने की। दिल्ली में उनके पास दलित चेहरा है, चुनाव भी जीता है, उन्होंने इसकी कोई जरूरत नहीं समझी। जिन दलितों को उन्होंने मंत्री बनाया है, जिन पासवान साहब को उन्होंने उत्तर प्रदेश के कोटे से मंत्री बनाया है, वो पासियों के नेता नहीं है। पासी कम्युनिटी पूरी पूरी इससे छूट के अलग हो गई इस बार। वो पासियों के नेता नहीं है। यहां भी भाजपा का ये मंत्रिमंडल जो है अपना राजनीतिक प्रबंधन करने में नाकाम रहा। अब आप आइए कि आपने जिनको ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनाया है, चाहे वो सतीश दुबे हो या कोई, क्या वो ब्राह्मणों के नेता हैं? अच्छा, इससे एक और बात साफ होती है कि भाजपा के पास विभिन्न समुदायों के प्रतिष्ठित नेता हैं ही नहीं। और पिछले 10 साल में केवल एक ही व्यक्ति की नेतागिरी चमकी है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और किसी को मंत्री बनाने लायक हैसियत निजी तौर पर इसके अंदर हो, इसके चेहरे को देख के कहा जाए कि ये आदमी मंत्री बन सकता है क्योंकि ये आदमी इस समुदाय के वोट लाएगा। ऐसे नेताओं का भाजपा में पूरी तरीके से अभाव है। अब इसी अंदाज लगाइए कि उड़ीसा में मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जहां भाजपा ने बहुमत हासिल कर लिया है, इनके पास नेता नहीं है। आप जगदीश चंद्र मुर्मू को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री वहां का। ये कौन है जगदीश चंद्र मुर्मू? ये अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। इनको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया था, लेकिन फिर ये फ्लॉप हो गए उपराज्यपाल में, तो उनको उस पद से हटाया गया और फिर मनोज सिन्हा को बनाया गया। अब इनको बनाना, अगर अभी तक जितनी खबरें आ रही है उसके हिसाब से इनको बनाना चाहते। अगर आप उड़ीसा को आदिवासियों के खाते में दे देंगे, उड़ीसा में आदिवासी आबादी बहुत है, लेकिन उड़ीसा आदिवासी राज्य नहीं है। आदिवासी उड़ीसा के कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। उड़ीसा का जो पारंपरिक अभिजन है, पारंपरिक एलीट है, वो पटनायक लोग हैं या दूसरे इस किस्म के लोग हैं, वो उड़ीसा के। जब आप उनके हाथ से सत्ता लेकर आदिवासी के हाथ में सत्ता दे देंगे, तो पहले क्षण से ही आपकी चुनावी संभावनाओं का पतन होना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह हरियाणा में जब आपने जाटों के हाथ से सत्ता छीनकर आपने एक पंजाबी को सत्ता दी, उसी क्षण से हरियाणा के पूरे जाट आपके खिलाफ हो गए सख्ती के साथ। आज तक आपके खिलाफ हैं। पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं आपके खिलाफ प्रचार करने के लिए अपनी मर्जी से। राजस्थान जाते हैं इनके खिलाफ प्रचार करने के लिए हरियाणा के जाट। ये स्थिति है। जब आप किसी व्यक्ति से सत्ता छीनते हैं तो सबसे ज्यादा उग्र दुश्मनी की भावना से वो आपका विरोध करता है। तो उड़ीसा में अगर ये आदिवासी, क्योंकि उनके पास इनकी समस्या क्या है कि इनके पास नेता नहीं है। अब जैसे राजस्थान में उन्होंने भजनलाल शर्मा को बनाया था। अब भजनलाल शर्मा कौन है, हम तो नहीं जानते थे उनके बारे में। अब मोहन यादव को उन्होंने बनाया मध्य प्रदेश में, वहां इत्तेफाक से ये सारी सीटें जीत गए, इसलिए आप कह सकते हैं। हालांकि मोहन यादव का उसमें कोई योगदान नहीं है। इन्हीं मोहन यादव को ये बिहार ले गए, इन्हीं मोहन यादव को ये उत्तर प्रदेश ले गए, यादवों का भाजपा की तरफ से यादव मस्कॉट के रूप में पेश करने के लिए। लेकिन ना उत्तर प्रदेश के यादवों ने उनको अपना नेता माना, ना बिहार के यादवों ने उनको अपना नेता माना। मोहन यादव, इस लिहाज से मोहन यादव का बनाया जाना मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरी तरीके से फ्लॉप है। भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री बनाया जाना पूरी तरीके से फ्लॉप है। विष्णुदेव साय का मुख्यमंत्री बनाया जाना फ्लॉप है कि हिट है, ये अभी तय होना बाकी है। अब ये उड़ीसा में एक और फ्लॉप मुख्यमंत्री की तलाश कर रहे हैं। ये इनकी स्थिति है। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं तय कर पाई है और तय शायद करना भी नहीं चाहती, क्योंकि लगातार उन लोगों की तरफ से आप मनोहर लाल खट्टर को लीजिए। मनोहर लाल खट्टर कौन है? इनको मोदी जी की पहली पसंद थे, इनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। 9 साल तक इनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाए रखा गया। इन्होंने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबो दी। इस वक्त हरियाणा में भाजपा के खिलाफ उग्र एंटी इनकम्बेंसी है।
उसको देख के इन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। अब आप उन्हें कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाने, जो आदमी प्रशासन में फ्लॉप रहा हरियाणा में, उसे आप कैबिनेट रैंक का मुख्यमंत्री आपने केंद्र में बना दिया। क्या केवल इसलिए कि ताकि हरियाणा में पंजाबियों के वोट आपको मिलते रहें? वो तो आप इनको अगर ना भी बनाते तब भी होता। अब आप देखिए ना, जिस व्यक्ति उनको हरियाणा में भाजपा की लुटिया डुबाने का पुरस्कार इस रूप में दिया गया कि उन्हें केंद्र में कैबिनेट रैंक का मंत्री पद दिया गया। अब उनके मुकाबले शिवराज सिंह चौहान को रख के देखें। 8.5 लाख। हाँ, जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कितना बड़ा, सबसे ज्यादा नंबर 1 का प्रचार किया था वहां पर। आपने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, लगातार उनको बियाबान में रखा। अब उनको आप मनोहर खट्टर के बराबर बैठा रहे। खट्टर इज ए फ्लॉप, शिवराज सिंह इज ए हिट। तो मोदी जी के आंख के सामने फ्लॉप और हिट का कोई महत्व नहीं है। इसी तरीके से समझ में नहीं आता है कि आपने हरियाणा में जिन 3 लोगों को आपने 5 आपके जीते, उसमें से 3 लोगों को आपने मंत्री बना दिया। उनको देख के कहीं नहीं लगता कि हरियाणा में किसी किस्म का कोई समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस आधार पर उनको मंत्री बनाया गया? कहां से उनके मंत्री बनने की सिफारिश आई? वो किसके प्रिय पात्र हैं? इन सब चीजों को डिकोड करना लगभग असंभव है। भाई क्यों बनाया आपने? जिन 3 लोगों को हरियाणा से मंत्री बनाया, क्यों बनाया? उनके चलते तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के 1 वोट में बढ़ोतरी नहीं होगी। जिन लोगों को आपने ब्राह्मण नेता बन के मंत्री बनाया, वो ब्राह्मण नेता नहीं है। जितेंद्र प्रसाद के ब्राह्मण नेता है, नाम के साथ ब्राह्मण उपनाम भी नहीं लिखते, उनके पिताजी भी नहीं लिखते थे। हाँ, भारतीय जनता के पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेता नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के अवसान के बाद में भाजपा के पास एक भी ब्राह्मण नेता नहीं है। चूंकि उन्होंने आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो राजपूतों के नेता के रूप में वो विकसित हो गए। हाँ, ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन उनकी चलती नहीं है। ब्रजेश पाठक तो ब्राह्मणों के नेता नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उन्हें नेता ही नहीं माना जाता। वो भाजपा के हैं ही नहीं, भाजपा के बाहर से आए हैं। ब्रजेश पाठक को जब उप मुख्यमंत्री आपने बनाया, उससे तो दरअसल भाजपा के अंदर समस्याएं ही पैदा हुई हैं कि भाई बाहर से आए व्यक्ति को आप उप मुख्यमंत्री बना देते। महेश शर्मा एक बड़ा नाम था। महेश शर्मा को, जितिन प्रसाद से बड़ा नाम तो महेश शर्मा का था। 5.5 लाख नहीं, अपने लोगों जो लोग सारे जीवन अब जैसे कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी एक नाम है उत्तर प्रदेश, जो भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपको लक्ष्मीकांत वाजपेयी के ऊपर ये सोचने की बात है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी के ऊपर आपको सतीश दुबे क्यों पसंद आते हैं, या मतलब इस प्रकार के लोग क्यों पसंद आते हैं? ठीक बात है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या मोदी जी अगले चुनाव नहीं जीतना चाहते? देखिए, बहुत बड़ी जिस क्षण ये हरियाणा का, झारखंड का और महाराष्ट्र का चुनाव हारे, और जिनके आज भी अगर रेटिंग का परसेंटेज निकाला जाए तो 90% इनके हारने की संभावना है, 10% जीत सकते हैं केवल। ये इनकी स्थिति है। अगर ये हार गए तो तमाम एलाइज के सामने, तमाम गठजोड़ दलों के सामने और भाजपा के खुद अपने कार्यकर्ताओं के सामने स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा का डिक्लाइन चालू है, भाजपा की गिरावट चालू है। और उसके बाद बिहार का चुनाव होगा अगले साल 25 में, अक्टूबर नवंबर के दिनों में। उस वक्त तक बिहार में क्या गुल खिल जाए किसी को कुछ नहीं पता है। अगर जेडीयू तेजस्वी के पास चला गया, जो कभी भी जा सकता है, तो भाजपा का बिहार में सूपड़ा साफ हो जाएगा। बिना उसके भी तेजस्वी चुनाव जीतने की हैसियत रखते हैं। दिल्ली में वैसे आप चुनाव नहीं जीत सकते, तो 5 चुनाव लगे हुए हैं। 5 चुनाव एक के बाद एक लगे हुए हैं 2 साल में। आप समझ लीजिए इन 5 चुनाव जब इनके परिणाम आएंगे, उतना ही जीवन है केंद्र सरकार का। हाँ, सही बात है। अधिकतम जीवन इतना ही है केंद्र सरकार का। अच्छा, आप मुझे बताइए अभय जी, जैसी प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी 14 में 19 में, विभागों का बंटवारा 1 घंटे में अंदर हो गया था शायद, जहां तक मुझे याद है। देखिए, जो गठजोड़ सरकार का प्रधानमंत्री होता है वो आंशिक प्रधानमंत्री होता है, पूरा होता ही नहीं। मैं तो हर जगह कहता हुआ घूम रहा हूं कि आप मोदी 2.0 क्यों 3.0 क्यों लिख रहे हैं? मोदी जी के पास तो जो सहयोगी दल हैं उनके मंत्रियों को चुनने का अधिकार नहीं है।
उनके विभागों को चुनने का अधिकार भी मोदी जी के पास नहीं है। और इस सरकार में तो मोदी जी के पास भाजपा के भी सारे मंत्री चुनने का अधिकार नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आखिरकार ये मंत्री क्यों चुने गए, कहां से इनकी सूची आई, कैसे ये मंत्री बन गए, कौन सा दबाव पड़ा, ये सब धीरे धीरे करके स्पष्ट होगा। कौन सी लॉबी काम कर रही है, ये सब धीरे धीरे करके साफ होगा। आप कह रहे हैं कि मोदी जी के पास भाजपा के लोगों का भी मंत्री बनने का राइट नहीं है, तो फिर किसने तय किए होंगे? इस मंत्रिमंडल को देख कर यही लगता है भाई, क्या आपने लगता है? किसको मंत्री बनाया, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे भाजपा के प्रशंसकों की समझ में भी नहीं आ रहा है। जो भाजपा के प्रशंसक हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई क्यों बनाया आपने मंत्री। अब तो यही कमी रह गई थी कि स्मृति ईरानी को भी मंत्री बना देते। हाँ, वो तो सुन रहे हैं, संघ ने मना कर दिया, बना ही देते। आप इससे अंदाज लगाइए कि किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। ये सहयोगी दलों के दायरे में तो मोदी के हाथ में है ही नहीं। अब वो भाजपा के दायरे में भी मोदी के हाथ में नहीं रह गया है। कुछ मंत्री मोदी की मर्जी के होंगे, कुछ मंत्री उनकी मर्जी के बिना भी होंगे। ये धीरे धीरे करके स्पष्ट होगा जब सरकार अपना कामकाज शुरू करेगी। और जो मोदी की मर्जी के नहीं होंगे वो पत्रकारों से बात भी करेंगे, संवाद भी करेंगे, जानकारी भी देंगे। अब तक तो मोदी के मंत्री हिम्मत नहीं होती क्या होता है। देखिए, अभी तक 10 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लॉस ऑफ अथॉरिटी को झेला और भोगा। अब मोदी जी लॉस ऑफ अथॉरिटी को झेलेंगे और भोगेंगे। मोदी जी को कैसा लगेगा जब बाकी मिनिस्टर उनके मीडिया से बात करेंगे? पिछले 10 सालों में से तो पाबंदी थी, कोई सरकार के बारे में नहीं बोल सकता था, कोई किसी कुछ नहीं बोल सकता था। सिर्फ एक व्यक्ति बोलेगा, सूचना प्रसारण मंत्री की तरफ से प्रेस नोट आ जाएगा, और मोदी जी की तरफ से कोई ट्विटर में बयान आ जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी नहीं करते थे। अभी ये देखिए, अब तो हालत ये है कि चंद्रबाबू नायडू वैसे तो मंच पे कितनी भी मीठी मीठी बातें कर लें कि मोदी जी इस वक्त के सबसे अच्छे नेता हैं वगैरह, उन्होंने अपने लड़के नारा लोकेश को लगा दिया है। गठजोड़ सरकार में ऐसे ही होता है, मुंह के दाईं तरफ से तारीफ की जाती है और बाईं तरफ से चुनौती दी जाती है। ये गठजोड़ सरकार का नियम है। तो नारा लोकेश को लगा दिया, नारा लाके लोकेश हर 2-3 दिन में एक भाजपा के खिलाफ बयान देते हैं। उन्होंने बयान दिया जी, पैगासस को लेकर बयान दे दिया उनके बेटे ने। बयान दिया है और कहा कि मुसलमानों का आरक्षण मिलकर रहेगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, वो हमारा वो है। हमारे घोषणा पत्र को आपने पहले ही अप्रूव कर दिया था, अब आपको अपना जो 100 डे का एजेंडा बनाना होगा, वो हमारे घोषणा पत्र से आपको अलाइन करना होगा। उन्होंने कहा आप डिलिमिटेशन यानी परिसीमन की कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं, वो भी हमसे पूछ के आपको करनी होगी। सब उन्होंने कह दिया कि हमसे विचार विमर्श करके आपको करना होगा, आप अकेले सरकार नहीं चला रहे, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अब 240 सीटों वाली पार्टी के सामने 16 सीटों वाली पार्टी अपनी शर्तें रखेगी और उस पार्टी को इनकी बात माननी पड़ेगी। अच्छा, वो भी सब भी नहीं सकता कि रात के 8 बजे वो आए, बहनों और भाइयों आज से 500 2000 का नोट बंद, आज से जीएसटी चालू, ये सब फैसले भी भूल जाइए। ये सब अतीत की बात। देखो, वो सब मैं कह रहा हूँ, वो सब किया गया है, इसीलिए 240 सीटें रह गई। तानाशाही चलाई गई है, तानाशाही, और साथ में ऐसे कदम उठाए गए जिन कदमों का तुरंत नुकसान समझ में नहीं आया। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, देखिए इनको तथ्यों से प्रमाणित किया जा सकता है। हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म कहते थे, भाई क्रोनी कैपिटलिज्म। अब ये इंडियन एक्सप्रेस है, ये शनिवार का इंडियन एक्सप्रेस है, शनिवार का। इसमें जोश फेलमैन और अरविंद सुब्रमण्यम का, जो मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं, उनका लेख छपा है, इज इट इकोनॉमी स्टूपिड, ये आर्टिकल है, उस पर सवालिया निशान लगा हुआ है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कुछ साल पहले हम लोगों ने एक फिक्रा कॉइन किया था। अब वो लिख रहे हैं, ए फ्यू ईयर अगो वी कॉइन्ड ए एक्सप्रेशन, इंडियाज इन्वर्टेड कॉमा में 2A स्टिग्मेटाइज्ड कैपिटलिज्म। यानी भारत का जो कैपिटलिज्म है, भारत का पूंजीवाद है, वो 2A से कलंकित है। अब ये 2A क्या है, दोनों अर्थशास्त्री बताते हैं। वो 2A क्या है, वो 2A साफ कहते हैं अदानी एंड अंबानी। 2A का मतलब है अदानी और अंबानी। तो भारत में जिस पूंजीवाद का विकास हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो 2A, उसके ऊपर 2A का दाग लगा हुआ है।
अदानी और अंबानी का दाग लगा हुआ है। इस लेख में साफ तौर पर लिखा गया है कि इन लोगों को इतना ज्यादा तरजीह दी गई है, इतना समर्थन दिया गया है, इतना इनके काम किए गए हैं, इतनी इनकी तरफदारी की गई है कि दूसरे पूंजीपतियों ने निवेश करना ही बंद कर दिया है। तो जो पूरी निवेश की किल्लत है पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में, ये 2A की वजह से है। इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये 2A+N, क्योंकि 2A के साथ जब नरेंद्र जुड़ता है, नरेंद्र मोदी जुड़ता है, तभी तो क्रोनी कैपिटलिज्म बनता है। ठीक बात है। ये वो बातें हैं जिनको, और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, अगर इन समस्याओं को नहीं हल किया जाएगा तो जिस ढलान पे मोदी जी फिसल रहे हैं ये फिसलन लगातार जारी रहेगी, क्योंकि ये मसले बहुत गहरे हैं। ये केवल ये इसलिए नहीं हारे हैं कुछ टिकट गलत दे दिए, कहीं प्रबंधन गलत हो गया, कहीं कार्यकर्ताओं में जोश नहीं था, ये सारी बातें होती हैं, लेकिन इनके बुनियादी कारण कुछ और हैं। इन्होंने जो 4-5 बड़े निर्णय लिए पिछले 10 साल में, ये उनका संचित प्रभाव है इस पराजय में। अच्छा, वैसे कर लेंगे कि जैसे अपनी पार्टी के अंदर कर लेंगे कि गडकरी संसदीय दल से बाहर, शिवराज सिंह चौहान संसदीय दल से बाहर, गडकरी के पद विभाग हटा दिए, ये सब कर लेंगे बीजेपी के अंदर? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुझे लगता है काफी हाथ निकलेगा इसमें। हाँ, लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कुछ मंत्रियों के नाम पे आपत्ति जताई और मोदी जी इतने मजबूत नहीं पाए। उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा मंथन चल रहा है। अमित शाह अभी तो सुनते ही हैं कि पार्टी का अध्यक्ष कौन हो, इस पे भी संघ ने बताया है कि पार्टी का अध्यक्ष ऐसा ऐसा होना चाहिए। संघ का मानना यह है कि 60 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह कई बातें, मतलब संघ, क्योंकि भाजपा के लोगों के नाम चल रहे थे, सब लोगों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। अनुराग ठाकुर का नाम को लेकर चर्चा चल रही थी। अब भाई, पिछला अध्यक्ष भी हिमाचल प्रदेश से था, अनुराग ठाकुर इतने जूनियर भी हैं, फिर से हिमाचल प्रदेश का तो ना अध्यक्ष बना देंगे। अच्छा, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर अनुराग ठाकुर क्या करेंगे? उनको तो बड़े बेआबरू के तेरे कूचे से हम निकले वाला स्टाइल हो जाएगा। उनको मंत्री बना देंगे, महामंत्री बना देंगे उनको पार्टी का। देखिए, ये तो बेचारे मंत्रिमंडल से बाहर होकर महासचिव बन जाएंगे, तो उनकी महामंत्री बनाएंगे। और लोग, और हिमाचल विधानसभा का जब चुनाव होगा उसमें इनसे उम्मीद की जाएगी कि ये बढ़िया काम करें, तो उनको मुख्यमंत्री बनने का चांस भी वहां खुल सकता है। इनके पिताजी तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाँ, तो वो तो उसके लिए तो बहुत लंबा समय होगा, तब तक अनुराग ठाकुर बस डगर घूमेंगे। देखिए, अगर पूरा बहुमत मिलता मोदी जी को तो अनुराग ठाकुर भी मंत्री बनते, मैं ये मानता हूँ। मोदी जी के साथ उनका अच्छा था। हाँ, लेकिन अब सबको मंत्री नहीं बनाया सकता। जो लोग बहुत से लोग चुनाव हार गए, वो मंत्री पद से गए। अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, और लोग कई, आर.के. सिंह चुनाव हार गए, बहुत से लोग चुनाव हार गए, इसलिए वो मंत्री पद से गए। इसमें कुछ ऐसे लोग भी गए मंत्री पद से जो चुनाव जीते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी का तो कल चेहरा देख के तरस आ रहा था। कल बेचारी जैसी उदास होकर बैठी हुई थी। वो तो आज एक बड़ा दिलचस्प निकल के आया, शायद एक्स पे था या इस पे था, उसमें किशोरी लाल शर्मा का चेहरा था। इस मासूम चेहरे को देखिए, इसने एक कैरियर खत्म कर दिया। हाँ, बात सही है। इस मासूम चेहरे पूरा कैरियर को देखिए, इसने एक कैरियर खत्म कर दिया। ये बात सही है। मतलब आप देखिए कि 2014 में जब वो राहुल से हारी थी, तो भी उन्हें मंत्री बना दिया गया था। इस बार बेचारे राहुल के करीबी से हारी, तब भी उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। स्मृति ईरानी के तब तो जाती हुई इतने प्रिय थी। राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए आपको विनम्र रहना चाहिए। आपको विनम्र रहना चाहिए, आपको सबको हंस बोल के बात करनी चाहिए। जो सचिन पायलट हैं, 2 बार उनसे मेरी मुलाकात हुई इस बीच में। दोनों बार उन्होंने एक बात कही, पत्रकारों से मुलाकात थी, पत्रकारों की टोली में मैं भी था और मुझे पहचानते भी हैं अच्छी तरह से। उन्होंने बात कही कि देखिए, बात अगर राजनीति में है तो बात करते समय मुंह में मिश्री रखिए। बात तो सही है। मीठी बात बोलिए, कड़वी बात मत बोलिए अगर राजनीति में आप। ये एक बिल्कुल युवा नेता कह रहा है, और जो राजनीति में सफल है, जो उप मुख्यमंत्री भी बन चुका है, पार्टी अध्यक्ष भी रह चुका है, अभी भी उसने बहुत अच्छी डिलीवरी की है कांग्रेस के लिए। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है सचिन पायलट का। बहुत बढ़िया बातचीत करते हैं, मैं तो काफी प्रभावित हुआ उनकी बातचीत से। हाँ, व्यवहार उनका बहुत। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि आपको व्यवहार कुशल। ये आप हेकड़ी किस बात की भाई? एक नेता की औकात क्या है? एक झटके में मतदाता उसको पटक देते हैं। अमेठी से एक पत्रकार का फोन आया, कह रहा था हमारे यहाँ के साथी को इन्होंने नौकरी से निकलवा दिया। पूछा कि अच्छा कि नाम बताता हूँ, मालिक से बात करती हूँ, तो भास्कर से नौकरी से निकलवा दिया। पत्रकार बड़े खुश हैं अमेठी के।
कि हमने इनको मंत्रिमंडल से बाहर कर निकलवा दिया। इन्होंने एक पत्रकार को निकलवाया, उसको तो नौकरी लग गई, लेकिन हम लोगों ने इनका कैरियर खत्म करा दिया। वहां के पत्रकार बड़े खुश हैं। अबे जी बात या तो आपकी सत्ता का अपना एक आधार हो, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, उनकी सत्ता का अपना आधार। सही बात है। आदित्यनाथ जी हैं, उनके पास सत्ता का अपना आधार है। राहुल गांधी के पास सत्ता का अपना आधार है। इनके पास तो सत्ता का कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं। जैसे कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में रहते हैं। यानी नरेंद्र मोदी के पीछे प्रभा मंडल है, उस प्रभा मंडल की थोड़ी बहुत रोशनी में ये भी खड़ी हुई थी। बिल्कुल, काफी खड़ी हुई थी। हाँ। अच्छा, बात कर लेते हैं अभय जी यूपी की। अमित शाह से मिले हैं योगी आदित्यनाथ, और अटकलों का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि पिछले दिनों तक में तो संवादहीनता थी दोनों के बीच में। अब योगी आदित्यनाथ फूल लेके गए अमित शाह के यहाँ। ये यूपी क्यों क्या लग रहा है कि कुछ खेल बड़ा होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी के गले में अटका हुआ है। उत्तर प्रदेश की वजह से ही पिछली बार 2 बार इनको स्पष्ट बहुमत मिला, और उत्तर प्रदेश की वजह से ही इनके हाथ से स्पष्ट बहुमत निकल गया। तीनों चुनावों में उत्तर प्रदेश की खास भूमिका रही। पहली बार उन्होंने 73 सीटें जीती थी, दूसरी बार उन्होंने 62 या 63 सीटें जीती थी, और इस बार तो अब हम उसको कहने का मतलब ही नहीं कितनी दुर्गति इनकी हुई। तो अब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे समुदायों के वोट इनको नहीं मिले हैं, पासियों के वोट उन्हें नहीं मिले हैं। कई जगह पर, पूरे उत्तर प्रदेश में तो नहीं, लेकिन कई जगहों पर आपको राजपूतों के वोट नहीं मिले हैं। यादवों का और मुसलमानों का जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है इनके खिलाफ। जो जाटवों ने वोटिंग की है, मतदान किया है, वो मतदान इधर शिफ्ट हो गया साइकिल की तरफ। मुझे लगता है मायावती ने भी कहीं ना कहीं बीजेपी से कुछ थोड़ा बदला सा लिया है। मायावती ने अपने कोऑर्डिनेटर्स को एन मौके पर फोन करके कहा था कि अगर आपका उम्मीदवार नहीं जीत रहा है तो अपने वोट साइकिल में शिफ्ट कर दो, गठबंधन में शिफ्ट कर दो। तो इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही हैं। धीरे धीरे इनकी तस्दीक होगी इन बातों की। तो वैसे भी रुझान उधर था, और मायावती की तरफ से भी मान लो छूट मिल गई तो वोट इधर भी खूब शिफ्ट हुआ है। तो पासी बहुत, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी तथाकथित हिंदू एकता बनाई थी, सारी की सारी तितर बितर हो चुकी। आदित्यनाथ जी जिस तरह सरकार चलाते हैं, उनका रवैया बहुत ही निरंकुश है। वो बुलडोजर सरकार है, उनकी भाषा बाहुबलियों की भाषा है। वो बाहुबली मुख्यमंत्री है और वो बुलडोजर सरकार चलाते हैं। तो ऐसी सरकार चलाने के 2 पहलू होते हैं। एक तो ये है कि जो लोग एक धाकड़ और मिट्टी में मिला दूंगा, गोली से उड़ा दूंगा, टांगों में गोली मारूंगा, जेल में जिंदगी सड़ जाएगी, लाश वाली मिलेगी, इस प्रकार की जो भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, तो उससे बहुत से लोग खुश भी होते हैं। लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट होते हैं। इसके कुछ, जैसे ये एक तरह का एक एलोपैथिक की दवा होती है कि आपका एक रोग ठीक कर देती है, लेकिन दूसरा रोग शुरू कर देती है। बिल्कुल ठीक बात है। आपने कानून व्यवस्था को ठीक कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ जो नुकसान आपका हो रहा है, ये भी तो स्मृति ईरानी की तरह, कोई इस तरह स्मृति ईरानी में हेकड़ी थी, ये कम हेकड़ है क्या? हाँ, सही बात है। हाँ, हेकड़ है, ये महा हेकड़ है। इनके पास तो सर धर्म की सत्ता भी है, सब है। तो ये सब जो खुद किया है, दूसरों के साथ जो किया है, सबका संचित प्रभाव पड़ता है। भाई आपने 10 साल की राजनीति की ना, उस राजनीति जो आपने बोया है वही तो आप काटोगे। बिल्कुल, वही उत्तर प्रदेश में वही हो रहा है। जाहिर है कि बहुत राजनीति की बहुत सारी तस्वीर देखने को मिलेगी। और बहुत शुक्रिया अभय जी, तमाम बातों पे हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, आभार। ये थे अभय दुबे जी, और उन्होंने विस्तार से हमको देश की राजनीति समझाई। मुझको यकीन है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।